brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारा खास प्रसारण, हमारा खास बुलेटिन। और उसमें हम लगातार दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की सियासत, दिल्ली के चुनावों के बाद उसका पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं। और इस सीरीज में हमारे साथ कई सारे ऐसे शख्सियत हमारे साथ जुड़ते हैं जिन्होंने दिल्ली के चुनाव को बहुत करीब से देखा भी। कई लोगों ने उन चुनावों में हिस्सा भी लिया और हिस्सा लेने के बाद जो नतीजे आए उसका मूल्यांकन भी किया जा रहा है। तो इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उम्मीदवार के तौर पर शामिल हुए, कुछ जीते, कोई हारा, लेकिन उसके पीछे क्या कुछ वजह रही। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सोमनाथ भारती जी हमारे साथ हैं और उनसे हम पूरा जो आम आदमी पार्टी की हार की वजह क्या रही, क्या गणित रहा, कहाँ गलतियाँ हुई या गलतियाँ हुई भी कि नहीं हुई, इन सब का एक तरीके से पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा भी रहेंगे जो कि आज तक में डिप्टी एडिटर हैं और साथ ही साथ लगातार आम आदमी पार्टी की गतिविधियों पर बहुत पैनी और बहुत बारीक नज़र रखते हैं। तो उनसे भी हम उनको भी इस पूरे डिबेट में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सोमनाथ भारती साहब से बातचीत शुरू करते हैं। ये क्या जो हार आपकी हुई, हार आपकी तो हुई, पार्टी की भी हुई, ये क्या वाकई आप सबके लिए एक चौंकाने वाली हार थी या कुछ एक्सपेक्टेड लाइन पे था? इसको आप लोगों ने जब नतीजे आए या जब नतीजे आना शुरू हुए तो क्या वाकई आपके लिए एक शौक था, क्या था ये? कुणाल जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। और दूसरी बात, पोस्टमार्टम नहीं, पोस्टमार्टम डेट लोग ही करते हैं। हम एनालिसिस कर लें, अवलोकन कर लें, मूल्यांकन कर लें, ठीक है। आपने वकील के अंदाज में बड़ा अच्छा जवाब दिया है। तो जो हमारा काम है, जैसे मेरी रोटी चलती है, वो तो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि ये जो कुछ भी दिल्ली में हुआ है, इसके दो तरह के पहलू हैं। एक तो है कि भाई हमारे क्या गलतियां रहीं, उस पे मैं पहलू उस पे मैं अपना विचार रखूंगा। दूसरा, किस प्रकार से एक्सटर्नल फोर्सेस का मिसयूज किया गया, उसके ऊपर मैं अपना विचार रखूंगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये जो चुनाव दिल्ली का था, माननीय मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए एक नाक की बात बन गई थी कि एन केन प्राक्रेन केजरीवाल को दिल्ली में हराना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स मैंने बहुतों से सुना कि भैया तुम्हारे हार सुनिश्चित है, जान लो। इसका मतलब कुछ ऐसी पटकथा रची गई, ऐसे स्क्रिप्ट लिखे गए, उसके ऊपर चला गया। मैं आपको उदाहरण के स्वरूप दिखाता हूं। ये मेरे पास 7 वोटर स्लिप्स हैं जो कि C8, मैं बिल्कुल आपको तथ्यात्मक दे रहा हूं, C8 ग्रीन पार्क मेन के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के एड्रेस पर है। मेरे मित्र की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये लोग वहां रहते ही नहीं है, तो ये वोटर्स कहां से बने? और 7 ऐसे, अगर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे 7 ऐसे वोटर्स हैं तो कितने डायलेपिटेड कंडीशन में बिल्डिंगें हैं, कितने क्लोज बिल्डिंगें हैं। ऐसे सभी एड्रेसेस पर फेक वोटर्स बनाए गए। और पिछले 4 दिन से मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी से वक्त मांग रहा हूं, नहीं दे रहे हैं मुझे। आप सोचिए मेरे हारने का मार्जिन क्या था, 2131। अगर एक बूथ पे भी अगर आप 10 फेक वोटर्स बना लिए हों, सो 144 बूथ का मतलब 1440 फेक वोटर्स। अगर 1440 फेक वोटर्स लगा दें इस फिगर में, तो मैं जीत रहा हूं सीट को, ठीक है। इस प्रकार से अनेकों अनेक, बिकॉज जो फिगर्स आई हैं निकल के कि 7 महीने, पिछले 7 महीने में 4 लाख नए वोटर्स ऐड किए गए। पिछले 7 महीने में 1,46,000 जो वोटर्स था यहां पे अरविंद जी के सीट पे, उस पे 46 लाख वोटर काट दिए गए। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट हुआ है, जो मैंने 46,000 जो वोटर्स काट दिए गए, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हुई है, मतलब अंडर द सन जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया है। फेक वोटर्स ऐड करना, जेन्युइन वोटर्स डिलीट करना, बेइंतहा पैसे बांटे गए, बेइंतहा साड़ियां, जूते, शॉल, ड्रेसेस बांटे गए,
पुलिस का मैसिव मिसयूज, मैसिव। मतलब मेरे क्षेत्र के अंदर जो जिस व्यक्ति को मैंने ड्यूटी दी थी कि भाई देखना कि इंदिरा के वाल्मीकि कैंप में कोई पैसा ना बटे, उस व्यक्ति को उठा के पुलिस ने थाने में बंद कर दिया। मैंने पूछा किस किस कानून ने बंद किया? कहते जी ऊपर से आदेश है। सभी कुछ का हिसाब किताब लूंगा, मैं छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये क्या मारामारी है? अरे डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की जीत होनी चाहिए। लाइन लंबी खींचे ना भाई, आपका 7 सांसद थे, आप काम करके दिखाते। तो इस प्रकार से जो आपने डेमोक्रेसी को हराने का प्रयत्न किया, उससे क्या हासिल हुआ, मैं जानना चाहता हूं। ये बात तो लगातार जो कई सारे विवादित एडिशन डिलीशन की बात लगातार आम आदमी पार्टी उठा भी रही थी, चुनाव से पहले भी उठाया, और उस पर अब भी साफ तौर पर सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं क्या कि वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। कुछ उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, कुछ इस पूरे मामले में अपने साथ सबूत भी लेकर के आए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आशुतोष को जोड़ूंगा। आशुतोष, ये जो हार है आम आदमी पार्टी की, इसमें एक रोल जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है वो है क्या कि गलत जो मतदान के समय में गलत लोगों से वोटिंग करवाया गया, लोगों के नाम गलत काटे गए, गलत तरीके से नाम जोड़ा गया, ये तो है। और भी आपको लगता है क्या कि और भी कोई भी चीज, एनालिसिस जिस तरीके से कह रहे हैं, क्या और भी था या ये वाकई शॉकिंग था? इससे पहले आम आदमी पार्टी के अंदर आप लगातार तमाम नेताओं से बातचीत करते रहते हैं, क्या वाकई शॉकिंग था उनके लिए ये हार, या ये एक्सपेक्टेड लाइन पर था? जब पोलिंग हो रही थी उस दिन भी, क्योंकि वॉर रूम में रियल टाइम टैली और डेटा आ रहा था, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड एक ऐसा टाइम आया था जब वो पहुंच गए थे कि हम अधिकतम 42 सीट जीत पाएंगे। और जैसे एग्जिट पोल होते हैं उसी तरह पॉलिटिकल पार्टियां जैसे आईपैक है, ये सब इलेक्शन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें रियल टाइम डेटा होती हैं। बूथ मैनेजमेंट, कितना वोटर निकला, किस जगहों पर पहुंचा, जब आप मान के चलते हमारा वोटर है, हमारा वोटर नहीं निकलने दिया। उस दिन में देखिए कई और थे, यहाँ से वोटर नहीं निकलने दे रहे हैं, बैरिकेड हो रहे, कई सारे आरोप लग रहे थे। लेकिन जब फाइनल वोटिंग के लगभग 2-3 बजे ये टैली आई कि हम अधिकतम 42 सीट पर जाएंगे, और जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट आई थी तो मुझे याद है उसी के एक हफ्ते पहले तक कहा जा रहा था कि हम 48 से 52 तक होंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत करीबी सूत्र, और मैं कह सकता हूं कि वो उनकी टैली थी, और इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि कई जगह इलेक्शन का मूड, इन्होंने आरोप लगाया कि वोटर डरा हुआ है, बोला नहीं जा रहा है। कई जगहों पर हमने देखा कि एक खास रंग के पट्टा और टोपी लगा करके लोग आ रहे हैं, तो वो थी। और उसी दिन फिर ये भी समझ में आ गया था कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एनालिसिस, चूंकि वो ईमानदार सूत्र आपके कितने क्रेडिबल, तो कई बार चीज़ें आपको बता देते हैं, तो उससे ये समझ में आ गया था कि चुनाव फंस सकता है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन और एडिशन हुआ है, मतलब विकासपुरी और नई दिल्ली ताज़ा उदाहरण है। नई दिल्ली में ही बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो है वोटर डिलीशन हुआ है, उसको तो आप नकार भी नहीं कर सकते। चुनाव के पहले ही डीईओ के दफ्तर में रोज़ चैलेंज होता था, किसी के आदेश पर 5 हुए हैं, कहीं 10 हुए, 15 हुए, तो उनको तो बुलाया जा रहा था सुनवाई के लिए, वो एक अलग प्रक्रिया है। अब पार्टी के भीतर क्या हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ, वो ये दरअसल हो रहा है कि आम आदमी पार्टी ने एक परिपक्वता दिखाई है। इस हार का पोस्टमार्टम अंदर चल रहा है, कमियों को दुरुस्त करेगा, अपनी स्ट्रैटेजिक रणनीति बनाएंगे, क्योंकि उनके लिए अब अगली लड़ाई 2 साल बाद है। 2 साल के पहले कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने ग्रेसफुली इसे स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम चुनाव हारे हैं, ये कह दिया कि ये जनता का मैंडेट है। तो बहुत सारा गुस्सा, अभी हम उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर भी आएंगे, वो क्या होता है कि वो और एक बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाता। बॉयल हो गया, लेकिन वो पूरी तरह से ड्राई आउट नहीं होगा, क्योंकि वो देख गया कि जो हारा है उसने ग्रेसफुली चुनाव हार लिया। आप किसी एक नेता को इंडिविजुअल भले अपनी रीज़न बता दें, लेकिन एट लार्ज पार्टी लाइन पे कोई नहीं कहेगा कि इसमें चुनाव आयोग की गलती है, पुलिस ने वोट डलवा दिए, वोट कटवा दिए, कांग्रेस ने हरा दिया, कहीं पर नहीं। यहाँ तक कि कांग्रेस के हम खुद एनालिसिस कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेस कई सीटों पर कैसे वोट ले गई एमआईएम, वो कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि जनता का मैंडेट है, ग्रेसफुल हम बैठेंगे और उसके बाद अब नेता विपक्ष बनाया जाएगा। और ये भी हम बता सकते हैं दर्शकों को कि अगर अनुमान सही है तो हो सकता है आतिशी जो है नेता विपक्ष भी हों। सोमनाथ भारती जी जो कह रहे हैं उनकी सीट पर ये गड़बड़ी, आप उसको लेके इलेक्शन पिटीशन डालेंगे, लेकिन पार्टी एट लार्ज ये मानती है कि जैसे दूसरे किसी राज्यों में कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं होगा। वो एक मान की चीज़ें बैठे हैं, और जिस मुख्य चुनाव आयुक्त को 1 घंटी घुमा रहे हैं उनका रिटायरमेंट भी है वो, और तो वो हो सकता है कि वो आगे अपने जीवन को देख रहे हों। तो हाँ, दूसरी तरफ ये है कि इस रिवीजन के साथ साथ किस रणनीति को देखा जा रहा है, क्योंकि अब उसका इस्तेमाल पंजाब में होगा कि कैसे इनसे बचा जाए, कैसे नहीं। तो अब कहीं पर उसमें नहीं जा रहे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात चुनाव का, चूंकि आप डाइसेक्ट कर रहे हैं कि क्यों एंटी इनकम्बेंसी थी, लोकल पैमाने पर जो काम नहीं थे,
मसलन सफाई का बड़ा मुद्दा था, टूटी सड़कें, पानी। लेकिन ये चीज़ अभी भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा था, नाराज़गी थी कि सरकार बदलनी है। लेकिन जब वोट परसेंट 2 से 3 के बीच में ही रह गया, जिसमें अभी भी महिलाओं का बड़ा वोट मिला, मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के बाद भी ओखला की सीट आम आदमी पार्टी जीत जाती है, बाबरपुर सीट जीत जाती है, मुस्तफ़ाबाद का यहाँ तक कि 2 या 3 राउंड में तो 2-3 दिन पहले उनका डेटा कहता है कि मुस्तफ़ाबाद में मजबूत है, जब तक ताहिर हुसैन का वो ऑप्टिक्स बाहर नहीं आया था, टोपी, और उनका परिवार ने पर्सनल अपील नहीं की थी, जो उनके समुदाय में बहुत अच्छी मार्मिक अपील थी, तब तक ठीक था टैली। तो वहाँ ये माना जा रहा है कि लोगों ने, मिडिल क्लास ने और एक बड़े तबके ने ये माना कि एक बार बीजेपी को भी मौका दिया जाए। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों ने एक बार बीजेपी को मौका दिया है कि आपके पास पुलिस है, आपके पास एनडीएमसी है, एमसीडी कमिश्नर आपका है, एलजी आपका है, पूरी ब्यूरोक्रेसी आपकी है, नीचे के कर्मचारी आपका है, एमसीडी में चुनाव सरकार किसी की भी है, लेकिन सिस्टम बीजेपी का है। तो अब जब बुनियादी स्तर पर, क्योंकि अभी जैसे बड़ी चुनौती होगी, अप्रैल मई जून की गर्मी बढ़ेगी, तो पहली अग्नि परीक्षा होगी बीजेपी की बिजली को लेकर के, यमुना के पानी। हालांकि वो कह रहे हैं यमुना का रिवर फ्रंट, लेकिन मुद्दा रिवर फ्रंट से ज़्यादा यमुना की सफाई। रिवर फ्रंट तो एक सीमेंट का ब्लॉक, बीच में नदी, वही काली बहेगी, तो क्या वो काली गाद निकलेगी सफाई? ये आम आदमी पार्टी के भीतर की तैयारी है कि अभी वेट एंड वॉच। जैसे आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखिए गए नहीं कि बिजली कटनी शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी अप्रैल से लेकर के जून तक, जब पीक डिमांड बढ़ेगी, और फिर अगस्त में मानसून में। दूसरा एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगी कि अभी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इंट्रोस्पेक्शन का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। बूथ लेवल एनालिसिस डेटा जो चल रहा है वो वॉर रूम के जो लोग थे वो अभी भी कर रहे हैं, और उस रणनीति का इस्तेमाल आगे के लिए होगा। मुझे लगता है अभी एमसीडी में चूंकि मेयर का चुनाव जब होगा और उसके बाद स्टैंडिंग काउंसिल का होगा, यहाँ आम आदमी पार्टी सिंबॉलिकली जरूर लड़ ले, लेकिन वो भी चाहेगी कि मेयर और सब कुछ बीजेपी के पास हो जाए, पूरी व्यवस्था उनके पास हो जाए, और फिर डिलीवरी की जो चुनौती आएगी तो असेंबली में होगा, असेंबली में सवाल जवाब होंगे। 6 महीना या 3 महीना मुझे लगता है मिनिमम ये थ्रेशोल्ड है कि सड़क पर नहीं उतरना है। लेट बीजेपी वर्क, क्योंकि लोगों का मैंडेट है, और उस मैंडेट के खिलाफ अगर पहले दिन से आप सड़क पर उतर, लोग आपको फ्रस्ट्रेटेड कहेंगे। तो वो चाहते हैं कि एक परिपक्व ऑपोजिशन की तरह सामने आए, इतना समय दे दें कि दिल्ली के लोगों तक ये मैसेज हो जाए कि देखिए बीजेपी के आने के बाद क्या तुरंत तत्काल बदलाव शुरू हुए हैं, और तब जब वो बोले तो उन बातों को सुना जाए। जो बात समझ में आती है सोमनाथ जी, वो ये आती है कि क्या वाकई ये एक एंटी इनकम्बेंसी भी था, क्योंकि आप खुद रहे 10 साल नहीं, आप तो 12 साल विधायक रहे, 11 साल लगभग। तो उस दौरान क्या आपको जब लोग मिलते थे, या लोग आपसे हो ना हो, कई सारे आपके और भी विधायक थे जो लंबे समय तक 2 टर्म 3 टर्म विधायक रहे, तो ये क्या आपको भी कहीं ना कहीं ये लगा, महसूस हुआ, आपके खिलाफ पर्सनली हो ना हो, बाकी कई सारे विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी, जिसकी वजह से आपको टिकट भी काटना पड़ा। उनमें से कई सारे जिनके टिकट कटे वो आपकी पार्टी छोड़ करके बीजेपी भी जस्ट चुनाव से पहले चले गए जी, और ये भी हुआ। और तो ये सारी चीजें क्या आपको क्या ये आभास था क्या? देखिए, मैं आपके सवाल पे आता हूं, उसके पहले देखिए 4 फरवरी को ये 4 फरवरी को एक स्ट्रांग बीजेपी सपोर्टर जो है उन्होंने मुझे एक सर्वे भेजा, आपका नाम लिखा है इंडिया टुडे ग्रुप। उस सर्वे में कह रहा है कि भाई 48 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 22, एग्जैक्ट फिगर है। ऐसा कोई सर्वे इंडिया टुडे पे नहीं। वैसे हमने साफ तौर पे इसका हमने फैक्ट चेक भी किया था अपने इंडिया टुडे पे, जो हमारी टीम है, और उसने कहा था कि ऐसा सर्वे हमने कोई नहीं किया। किसी ने किया होगा, एग्जैक्ट ही आया है। इसमें भी आया कि मालवीय नगर आप हार रहे हैं, इसमें 2 ही कंस्टिट्यूएंसीज का थोड़ा सा उनको मिसमैच हुआ, वो जीके और एक और का हुआ। तो ये इस प्रकार की जो चीज़ें चली, कहीं ना कहीं चली होंगी चीज़ें, और अरविंद केजरीवाल जी तक और मेरे भाजपा के जो बड़े सीनियर साथीगण हैं उनके तक, वो लोग कह रहे थे भी 2 सीटें तो आम आदमी पार्टी कहीं नहीं जाती। वो कौन कौन सीटें? एक तो सौरभ भारद्वाज भाई की और एक सोमनाथ भारती की। तो उन 3 सीटों पर जो जिस प्रकार से, चूंकि मैंने, आप जानेंगे, हो सकते जानते हो, 144 बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप बना के, एक एक घर से एक एक व्यक्ति को जोड़ के 24/7 की उपलब्धता सुनिश्चित करके सेवा करने का जो हमने कार्य किया पिछले 11 साल से, वो उसका कोई पैरेलल नहीं है। मतलब दिन रात 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति, कोरोना काल में अपने जान की परवाह किए बगैर उनका संस्कार कराने वाला व्यक्ति। अब मेरी बीवी, मेरी बच्चे हैं, लेकिन हमने सबको दांव पे लगाया, और ऐसे व्यक्ति इस प्रकार का मैंडेट मिले तो लगता है कि भाई पॉलिटिक्स में क्या गलत हुआ,
किस प्रकार, अब मैं पिछले 4 दिन से जब से रिजल्ट आया मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में, खूब जाता हूँ, मेरा मॉर्निंग में पार्क का जाना सुनिश्चित रहता है, 10 साल से कर रहा हूँ। आज भी मैं श्री फोर्ट में था, कल मैं विजय मंडल में था, परसों मैं रोज गार्डन में था, लेक वाले पार्क में था। तो मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ एक भी व्यक्ति नहीं मिल रहा जो कह रहा हो कि भी ठीक हुआ। सब कोई, हर व्यक्ति आके बोल रहे कैसे हो गया जी, ये कैसे हो गया जी। तो मैं मेरे रैशनल माइंड में ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि भाई हुआ क्या, तो क्या हुआ। अब ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, यहाँ तक कि बता दूँ मैं एक बूथ पे, कुणाल जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बूथ के मैंने वोटर्स लिस्ट को उठा लिया जिसमें टिक मार्क था भाई कौन कौन से वोट डाला है। अब मैंने वहाँ पे एक टीम लगाई कि जाओ वहाँ पे पता करो। तो जिस बूथ पे मैं 142 बूथ से वोट से हारा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, उस बूथ पे 186 वोट से मैं जीत रहा हूँ आज सर्वे के दौरान। अच्छा, आपने सर्वे करवाया पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट? जी, मैंने सर्वे कराया एक बूथ पे कि मैं सत्यता तो जानूं, क्योंकि देखो लोग आते पॉलिटिक्स में पैसे बनाने के लिए, चलो उनका मनसूबा पूरा हो गया जिन्हें पैसे बना लिए। मैं पॉलिटिक्स में सीधा आया सेवा करने के लिए। देखो मैं एक वकील हूं, आईआईटी का प्रोडक्ट हूं, आपको मालूम है, रोटी मेरी चलती है कोर्ट से, अब मैं कोर्ट ज्यादा जा रहा हूं। तो मैंने कहा भी पता तो करूं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट मैंने शुरू किया कि पॉलिटिक्स एक सेवा का साधन है, आध्यात्मिकता का रास्ता है, क्या उसको खत्म कर दिया जाए यहाँ पे। इसके लिए मैंने सर्वे कराया और मैंने ये देखा कि जिस बूथ पे मुझे 142 वोट से हराया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उस बूथ पे मैं 186 184 वोट से जीत रहा हूं और वो लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं, इसीलिए मिलना चाहते हैं इलेक्शन कमिश्नर से कि भाई ऐसे कैसे हो गया। तो ये कुछ हुआ ऐसा है कुणाल जी, मुझे जहां तक लगता है इन्होंने पटकथा लिखनी शुरू की 3 साल पहले हराने के लिए। उस पटकथा, उस स्क्रिप्ट के अनुसार ही इन्होंने केजरीवाल जी के ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर, मेरे सीनियर साथियों के ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया, शराब घोटाले का, इसका उसका। उस स्क्रिप्ट के अनुसार ही इन्होंने उनको जेल भेजा कि भाई जनता के मन में आ जाए कि भाई इन कारणों से एक पार्टी ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक बेस बनाना शुरू किया कि जी जनता के मन में कैसे विश्वास दिलाओगे। तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करो, जेल भेजो, उन्होंने ग्राउंड क्रिएट किया कि अगर हम गड़बड़ करेंगे पोलिंग में तो जनता को विश्वास कैसे आएगा, तो ऐसे विश्वास आएगा। तो पटकथा लिख करके इन्होंने गड़बड़ियां शुरू की। लेकिन एक पटकथा और जो कहती है, बीजेपी भी कहती है और बाकी कई सारे लोग भी कहते हैं कि जब जब चुनाव होता है तब तब विपक्ष, चाहे वो आप हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कोई और तीसरी पार्टी हो, वो लगातार यही कहती है कि चुनाव में धांधली हुई है, इलेक्टोरल रोल में जैसे आप गलतियों का जिक्र कर रहे हैं उसी तरीके की गलतियां हुई हैं और उस वजह से चुनाव हार गए हैं। तो ये एक रटी रटाई स्क्रिप्ट है जो कि हर बार हर विपक्ष का नेता यही बोलता है। तो इसमें क्या आप ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं क्या कि ये चुनाव हम इसलिए हारे क्योंकि इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ियां थी? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि 2 पहलू है। एक पहलू है जो एक्सटर्नल है, जो बियॉन्ड अस था। दूसरा पहलू है जो हमारी पार्टी के भीतर की बात है, जो हमारे काम करने की शैली पे है, या हमारे अपने कारण हो सकते हैं। इसलिए जो मैंने पहले की बात बताई, दूसरी बात मैंने बताया कि भैया ये किस प्रकार के चीज़ों को इन्होंने आधार बनाने का प्रयत्न किया, इन्होंने बेस क्रिएट करने का प्रयत्न किया कि भैया ये कारण क्रिएट कर दो और उस के बाद उस पर चढ़ जाना कि भाई इन्हीं कारणों से जनता के मन में ये बात आ जाए कि अच्छा उन्होंने गड़बड़ किया था इसलिए गड़बड़ हुआ है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के अंदर अपनी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भाई जिस व्यक्ति ने 24/7 उपलब्धता अपनी सुनिश्चित की, रात को, आधी रात को, बारिश में, धूप में, सब कुछ दांव पे लगा काम करने का प्रयत्न किया, उसके साथ अगर इस प्रकार की बात होती है तो एक बड़ा ब्लो होता है कि जी जिस ईमानदार राजनीति को सोमनाथ भारती ने आगे रखा, जिस समर्पण की राजनीति सोमनाथ भारती ने आगे रखा, अगर उसके साथ इस प्रकार की रिजल्ट आएगा तो फिर क्या इस प्रकार के लोग दोबारा साहस कर पाएंगे, ये सवाल पैदा होता है। अच्छा आशुतोष, मैं आपसे, आप भी सवाल कुछ पूछ सकते हैं अगर सोमनाथ जी से आपको पूछना हो। क्या ये जो बात है जो सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में इस तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं, तो क्या ये एज एन इंडिविजुअल तो ये कोशिश कर ही रहे हैं, क्या पार्टी के भी स्तर पर इस तरीके की कोई रणनीति है कि वो कोर्ट जाएं या फिर चुनाव आयोग जाएं या कोई और रास्ता जो कानूनी रास्ता है वो अख्तियार करें जिस तरीके की गड़बड़ियों की शिकायत है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कम से कम मैंने लोगों से जो बातचीत की है, इस तरह की कोई तैयारी नहीं है। उसका सीधा रिफ्लेक्शन समझिए, जब पहली बार मनीष सिसोदिया ने कल ब्रीफिंग की, ऑनलाइन लोगों से फीडबैक लिया डिजिटल, आम आदमी पार्टी के लीडरशिप ने तय किया है कमज़ोर की तरह सामने नहीं जाना है। उन्होंने कहा ग्रेसफुल डिफीट, वो एक्सेप्टेंस से आपकी पॉलिटिकल मेच्योरिटी दिखती है। ये वो स्थिति है जिसको आप बदल नहीं सकते। अब सोमनाथ भारती जी आज केस लड़ेंगे, इलेक्शन पिटीशन सुनते सुनते पता नहीं कितना साल लग जाए, कब तक पूरा होगा। सबको ये प्रक्रिया पता है, उनको ये पता है कि ये पूरा चुनाव नहीं बदलेगा, और इसीलिए है कि सबसे बेहतर ऑप्शन है ग्रेसफुल डिफीट और बीजेपी। ये चीज़ों पर ज़रूर बल मिलता है कि, और उसकी एक वजह सामने फिर चुनाव में भी आई कि भाई कई जगह ब्यूरोक्रेसी ठप पड़ी, छोटे छोटे काम जो होते वो भी नहीं करवा पा रहे थे, सड़कें नालियाँ टूटी, और 7-8 महीना बहुत मुश्किल भरा रहा आम आदमी पार्टी के लिए। उसकी वजह से एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर बनी। आप भी जा रहे थे इलाकों में, हम भी जा रहे थे, रिपोर्ट दिख रहे थे, कूड़ा कचरा था, आप उसको ना कैसे कह सकते हैं। नालियाँ बिदबिदा रही थी। मैं किराड़ी गया था और मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं किस देश में आ गया हूँ। मुख्यमंत्री आतिश एक स्कूल उद्घाटन गई थी और वहाँ से लग गया था कि ये सीट तो जीतना बहुत मुश्किल होगा अब आपके लिए। बुराड़ी में संजीव झा जीत गए थे। मुझे वही बुराड़ी याद है 2020 का, जब चुनाव में कवर कर रहा था लोकल लेवल पे, मुझे यकीन नहीं होता था बुराड़ी में इतना बदलाव कैसे हो सकता है। जहां नालियां ऊपर होती थी सड़क पे, वहां सड़कें ऊपर, और वो बदलाव दिखाई। किराड़ी भी जीते आए। कह तो रहा हूं कि देखिए एक वेव चलती है ना हार का, मार्जिन आप देख लीजिए, मार्जिन से बहुत पता चलता है ना। आपको उम्मीदवार बदलना पड़ा, अगर किराड़ी में आपने काम किया जीता, उम्मीदवार बदलना पड़ा था इसी डर से कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। तो जिन सीटों पर आप जीते हैं हारे हैं, एक वेव देखिए समझिए चलिए। मैं ये नहीं मान सकता, नाराजगी थी और बीजेपी को लाना था, इसलिए बीजेपी को एक मौका देने का वोट देखता है। ये वोट शेयर में दिखता है। बीजेपी जहां चुनाव हारते आपने उनको देखा है, वो एक ही चीज कहते हैं, हमारा वोटर हमारे साथ है, हमारा वोटर इंटैक्ट है। आम आदमी पार्टी के पास कोई अपना वोट तो था नहीं। आए तो कांग्रेस ने भी वोट दिया 2013 के चुनाव में, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी दिल्ली के सारे वोटर ने बीजेपी को वोट दिया। 6 महीने बाद भी दिल्ली का चुनाव हुआ, उसी बीजेपी और कांग्रेस के वोटर ने फिर आपको दे दिया। आपके पास अपना कुछ तो था नहीं। बीजेपी कांग्रेस का ही वोटर है, लोकसभा में बीजेपी को देता है, विधानसभा में आपको देता है। ये वही दिल्ली का वोटर है पुराना, ये तो नई पार्टी है तो उनको देता था। इस बार उस वोटर के मन में था इनको हटाना है, बीजेपी को मौका देना है छोटी छोटी चीजों के, और यही इसीलिए कि वो काम नहीं करने दे रहा, तो उन्होंने कहा एक बार पूरा सिस्टम एक के हाथ में करके देख लेते हैं। इसीलिए मैं कहा कि जितना प्रेशर इन 5 साल में आप पर था डिलीवरी का, उससे कहीं ज्यादा प्रेशर बीजेपी को होगा। मसलन अगर आपको याद हो नरेंद्र मोदी की रैली की सबसे बड़ी बात, 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2100 रुपए आएंगे, पहली कैबिनेट में वो पास होगा। लेकिन 2 दिन से एक खबर जो आ रही है सूत्रों के हवाले, 2100 तो इनका 2500 रुपए 8 मार्च को खाते में आ जाएंगे और पहली कैबिनेट पास करेंगे। 2 दिन से खबर आ रही है यमुना फ्रंट के लिए घोषणा होगी। अब यमुना फ्रंट में आपको पता है दिल्ली सरकार अकेले कर नहीं सकती, उसमें एनजीटी का मामला है, कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर सकते, वहां पे सेंटर को इन्वॉल्व, जीएडी, वो सब करते करते प्रक्रिया शुरू होते बहुत भी तेज होगा तो 3 महीने का तो काम है। तो जब वो 8 मार्च को पैसा नहीं आएगा, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं जहां पर क्या उनके घर लोग नहीं जाएंगे, पूछेंगे नहीं, क्योंकि कन्विंस था बीजेपी के। सीधी सी बात थी, लोगों ने केजरीवाल को नकार करके मोदी की गारंटी पे भरोसा किया, तो वो गारंटी अगर 8 मार्च को टूटेगी तो सवाल तो उठेगा उस पर। उसी के साथ कई योजनाएं हैं। मैंने कहा पहला 3 महीना बिजली की डिलीवरी, डिस्कॉम, क्योंकि याद है 2016 में कितनी दिक्कत, 2016 के बाद चीजें बिजली में सही है कि थोड़ा बेहतर होनी शुरू हुई। फिर पानी की वही दिक्कत होगी, पानी का है, अगर अमोनिया लेवल बढ़ेगा आप कैसे, लोग का दिल्ली एक लौता चुनाव, और मुझे लगता है पूरे देश के लिए मॉडल होना चाहिए चुनाव कैसे लड़ते हैं। यहां बीजेपी ने कोई मुद्दा और नहीं उठाया, सरकार की कमी उठाई, सरकार बैकफुट पर रही, चुनाव लड़ती रही, और ऐसा चुनाव पूरे राज्य में हो कि आप सरकार के कामकाज पर करें तो क्या बेहतर है। केजरीवाल ने यह माना, हाँ हमारी कमी थी, जनता ने नकारा और विपक्ष में है, विपक्ष का मैंडेट है। नाराजगी थी बीजेपी को लाने का, ये वेव था, और उसी वेव में भारती जी, हाँ ये सही बात है, भारती जी के लिए माहौल अच्छा था। मैं आपको बताऊं आपके इंटरनल सर्वे में 31 सीट ऐसी मानी जाती है को एकदम सेफ रही। सौरभ भारद्वाज का हार अभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन इसी को आप मानते हैं कि एक वेव है। देखिए एक इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है, कई चीजों पर जो कह रहे हैं वो सही हो सकते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट भी होता है, लेकिन ये वेव भी होता है। लोग साइलेंटली वोट डाल के चले गए, बीजेपी को मौका दिया, बीजेपी के वादों पर भरोसा किया, और उसी भरोसे का इम्तिहान बीजेपी को 5 साल देना है। ये जो बात कह रहे हैं आशुतोष कि एक वेव थी, मिडिल क्लास आपसे नाराज था, ये हर लोग कह रहे हैं कि मिडिल क्लास वेव थी, मिडिल क्लास नहीं था। आपसे ज्यादा मिडिल क्लास डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी तो शायद ही होगी दिल्ली में, मालवीय नगर जैसा इलाका जहां पर मुझे लगता है कि 70% कम से कम तो मिडिल क्लास है, उससे ज्यादा ही होगा 70-80% से। तो क्या आपको भी कोई वेव नजर आया, या ये केवल एक तरीके से बनाया गया है, कुछ जस्टिफाई किया जा रहा है? क्या आपको दिखा वेव? और मैं ये भी कहूंगा कि ये वेव अगर आप देख भी रहे हैं तो केवल आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर नहीं फोकस करें,
आप आसपास की भी देखें कि क्या वाकई मिडिल क्लास में एक कहीं आपसे असंतुष्टि थी? एक सवाल के पहले एक चीज ले ले, वो भी सोमनाथ भाई बोल दें, ये इनके बेरोजगार नेता, पता नहीं क्यों बेरोजगार नेता, बेरोजगार नहीं, उनका पहला वीडियो आ गया चुनाव देखने के पहले, देखिए पहला वीडियो, जानिए चुनाव हारने के बाद क्या होता है। तो इनसे पूछ लीजिए पार्ट टाइम क्या करें यार। वो तो मैं पूछूंगा, लेकिन पहले ये सवाल कि आपको क्या मिडिल क्लास वेव दिखा जो कि आशुतोष कर रहे हैं? और ये बात लगातार जो हमारे नैरेटिव में है कि आम आदमी पार्टी इसलिए हारी क्योंकि उसने मिडिल क्लास को नजरअंदाज किया, झुग्गी झोपड़ी पर ज्यादा ध्यान दिया, अनथराइज कॉलोनी पर ज्यादा ध्यान दिया। जो दिल्ली वाले थे, जो आम दिल्ली वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए, मुझे चूंकि मैं मुख्य रूप से अपने विधानसभा में सीमित रहता था, तो मैं अपनी बात करूंगा पहले। चूंकि मैंने 144 बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप जब बनाया तो उदय पार्क के लिए बनाया और इंदिरा कैंप के लिए बनाया, हौज रानी के लिए बनाया तो एसडीए के लिए बनाया। मेरे यहाँ हर कॉलोनी, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, जाट ब्राह्मण बनिया, सबके लिए बनाया। एक एक वोटर को ऐड करके सबको उपलब्ध रहा। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना समय मैंने खर्च किया होगा एसडीए के लिए, उससे 1/10 खर्च किया होगा इंदिरा कैंप के लिए। चूंकि पॉश कॉलोनीज में और अपर मिडिल क्लास में समझाने में, चूंकि हर व्यक्ति डिफरेंट होता है, पत्नी डिफरेंट है, पति डिफरेंट है, बच्चे डिफरेंट है। अभी लोगों को थोड़ा समझा दें कि इंदिरा कैंप जो है वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक देख रहे हो सकता है वो मालवीय नगर को न जानते हो। सफदरजंग इंक्लेव जो है वो दिल्ली की सबसे ज्यादा पॉश कॉलोनियों में से एक है। तो वो सफदरजंग एसडीए जो कह रहे हैं वो सफदरजंग इंक्लेव है, जहां पर बहुत ज्यादा लोग निकलते नहीं है आमतौर पर वोट करने के लिए। दूसरी जो बात है, वो जो दूसरा कह रहे हैं इंदिरा कैंप, वो एक झुग्गी बस्ती है जहां पर है। तो सोमनाथ भारती जी का कहना है कि वो जितना जो टॉप लेवल पे लोग थे, उनको जिस तरीके से उनकी समस्याओं को सुना, उसी तरीके से झुग्गी वालों की भी समस्या जी, मैंने सबके लिए बराबर, मतलब आप समझे कि एक सोशलिस्ट मूवमेंट अगर मैं कहूं, उसका सबसे बड़ा प्रोपोगेटर मैं था अपने विधानसभा में, कि सबको बराबर का समय देना है, सबको बराबर का प्यार देना है, सबको बराबर का सम्मान देना है। उसके बावजूद क्या हुआ, चूंकि मुझे अभी तक एक व्यक्ति नहीं मिला कि भाई क्यों नहीं आपने वोट दिया, तो मैं उनको ढूंढ रहा हूं। देखिए, मेरे विधानसभा में 37,433 लोगों ने मुझे वोट दिया है और 2,131 लोगों ने, एक्स्ट्रा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। 6700 लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया। कांग्रेस का उम्मीदवार तो इसी बात पे लड़ रहा था हमारा, आपने देखा एक वीडियो आई थी, उस वीडियो में कांग्रेस के उम्मीदवार को भाजपा के लोगों ने उठा लिया और उसको उसकी जय जयकार कर रहा है, जो स्टैब्लिश कर दिया कि भाई कांग्रेस का उम्मीदवार भाजपा के लिए काम कर रहा था। 2 करोड़ रुपए भी लिया था उसने, हमने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहा रवैया वहां क्षेत्र के अंदर कि कॉन्स्पिरेसी कर, जैसे अभिमन्यु को मारा गया तो कॉन्स्पिरेसी की गई कि भाई सब मिलके इसको मारो। तो इस प्रकार से चीजें हुई हैं। लेकिन मैं आज तक, अब मेरे लिए डिलेमा क्या हो गया कि 37,433 लोग जिन्होंने मुझे वोट किया, उनके लिए तो मैं अकाउंटेबल रहूंगा। तो आज मैंने कहा है कि भाई जैसा मैं पहले था वैसा ही हूं और वैसा रहूंगा आगे। सबके लिए बराबर की उपलब्धता सुनिश्चित किया था, सुनिश्चित किया, सुनिश्चित करता रहूंगा। और जो मिडिल क्लास है थोड़ी सी वो रही, जो मुझे लगता है कि जो इन्होंने शराब घोटाला और अरेस्ट और शीश महल करके जो माहौल तैयार करने का प्रयत्न किया, उसमें तनिक थोड़ा लगता है सफल रहे, मुझे लगता है ये। क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने जो लोगों को, देखिए क्या है ना कि अरविंद केजरीवाल एक आइडियोलॉजी बन गए, वो एक ड्रीम है मिडिल क्लास के लिए कि भाई ये आदमी हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। समस्याओं का समाधान तो अरविंद जी ने किया, लेकिन साथ में जो भाजपा ने उनके इर्द गिर्द एक चीजें क्रिएट करने का प्रयत्न किया, शायद उसमें थोड़े से वो लगता है सफल हो गए कि जी वो जो एक सपनों की दुनिया बनी मिडिल क्लास की, और जिस प्रकार से अरविंद जी ने सबको अपनी तरफ लुभा के एक तरह आकर्षित कर लिया, उसमें पेनिट्रेट करने में भाजपा थोड़ी सफल रही है। आप खुद चूंकि शीश महल का आपने जिक्र किया, तो एक बात मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि आप उस समय से अरविंद जी के साथ जुड़े रहे, जिस समय अन्ना आंदोलन था। आप पहली बार जब चुनाव लड़ा गया तो आप उसमें उम्मीदवार थे। 2012 में जब पार्टी बनी, 2013 में जब पहला चुनाव लड़ा, उस समय कई सारी बातें आई, उस वजह से उम्मीद बढ़ी शायद लोगों की। तो ये जो शीश महल वाला पूरा प्रकरण आया, तस्वीरें अंदर से आई, ये कहीं ना कहीं एक आपका जो अपना मॉडल था, जो आपने एक बहुत हाई मोरल ग्राउंड लिया राजनीतिक दल बनाने से पहले, क्या उसका
कहीं ना कहीं उसको हिट नहीं किया उस पूरे प्रकरण ने? क्योंकि आप आम लोगों में धारणा तो तभी बनती है ना जब आप बनाते हैं, तो आपने एक धारणा बनाई, उसी धारणा पर आपको बीजेपी ने घेर लिया। देखिए क्या है कि चूंकि हम जैसे लोग जो है ना, भाई हम पजामा पहनेंगे, कल पैंट पहन ली हमने, अरे पैंट कैसे पहन लिया इसने, अरे भाई ये इसके शर्ट के बटन बंद कैसे हो गए। तो हमने इतना हाई मोरल कर दिया, इतना हाई कर दिया कि हमको मेजर करने लगे लोग हर चीज में। आज पेन जो है वो रेनॉल्ड का नहीं है, आज वो किसी और कंपनी का आ गया। तो क्या है कि मुझे याद है आज भी जब हम मीटिंग करे थे अरविंद जी के घर पे और वो छत गिर गई, तो अरविंद जी को बोला भैया थोड़ा सा ये घर ठीक ठाक करवा लो यार। तो क्या है कि वो घर ठीक कराने में, अब चूंकि वो सीएम का घर बन रहा है, जैसे पीएम में घर बना, तो ना तो अरविंद जी का हाथ है सीएम घर बनाने में। अब जब घर बना, सरकार ने बनाया घर, क्या कर सकते हैं उसमें। अरविंद जी मुझे लगता है कि वो तो बेचारे 24 घंटा दिल्ली वालों के लिए सोचते रहते हैं अभी भी, मतलब जब भी मिलो तो आज तक उन्होंने दिल्ली वासियों या देशवासियों के समस्याओं के अलावा कुछ बात ही नहीं करते। वो बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं वो, मतलब परमात्मा उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ आयु दे। यही आदमी आज नहीं तो कल भारत की समस्याओं का समाधान ला के देगा, बताता हूं मैं आपको। लेकिन हाँ, इन्होंने ये सक्सेसफुल हो गए इस प्रकार की मुसीबतों, इस प्रकार की बातों को क्रिएट करने में। भले ही संजय सिंह जी ने जब वहाँ इनवाइट किया था मीडिया को, भाई आ जाओ दिखाते हैं कहाँ है टॉयलेट में सोने का सीट फलाना, जो भाजपा ने क्रिएट करने का प्रयत्न किया था, वो तो नहीं दिखाया उन लोगों ने। लेकिन थोड़े बहुत उनको सफलता मिली इस प्रकार की चीज़ों को हमारी तरफ क्रिएट करने में। लेकिन मुझे लगता है कि आज वही जनता कह रही है कि भैया ना तो शीश महल से हमको लेने देना, ना तो राजमहल से लेने देना है। जो स्कूल अरविंद जी ने बनाई, जो सोमनाथ जी ने स्कूल बनाया, जिसमें कि आज मेरे हौजरानी की बच्चियाँ, मालवीय नगर की बच्चियाँ, 1400 बच्चियाँ पढ़ रही मेरे स्कूलों में, जहाँ पहले गाय भैंस बंधा करते थे। सोच सकते हैं 1400 गर्ल्स आर स्टडिंग देयर इन दैट स्कूल। और उन्होंने बिजनेस ब्लास्टर्स व्यवस्था के माध्यम से, जो सीड कैपिटल मनीष सिसोदिया साहब ने कंसेप्चुलाइज किया था, 15 से 20 हजार रुपये प्रति महीना कमाती हैं, परिवार को देती हैं, जो गांधी जी का सपना था। तो जो एक ऐसा क्रिएट किया अरविंद जी ने, मनीष जी ने, सबने मिलके गजब का क्रिएट किया। मुझे इन चीज़ों को हारना नहीं चाहिए था। समाज का नुकसान होगा ये 5 साल, लेकिन फिर भी हम लोग खड़े हैं 24 घंटा कि जहां कहीं भाजपा गड़बड़ करेगी तो हम वॉच करेंगे। आशुतोष कह रहे थे कि 3 महीना 4 महीना तो वक्त देना पड़ेगा कि भैया आप सफल होइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन हम पूरे वॉच कर रहे हैं बड़ा क्लोजली। और आप मानेंगे नहीं, जो मेरा मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर जो मेरे एमएलए हमारे जो जीते सतीश उपाध्याय जी, वो कह रहे हैं लोग भैया इसको बंद कराओ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप को। अरे भैया, मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप सोमनाथ भारती का पॉलिटिकल वेल्थ है, मेरा वर्चुअल ऑफिसेज हैं, आप कैसे बंद करा देंगे? आप मानेंगे, मतलब विधायक के भी उन्होंने शपथ भी नहीं लिया है। बड़ा आरोप लगा रहे कि मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने बनाया, उसको बंद कराने के लिए आपके जो मौजूदा विधायक है वो कह रहे हैं। जी, वो कह रहे हैं। दूसरी बात वो उन्होंने क्या गलती क्या करी, मतलब परमात्मा उनको सुबुद्धि दे। मेरा जो विधायक कार्यालय जो सरकार ने मुझे दिया, वो अचानक लोग वहाँ आगे भाजपा के, वो जो मेरा जो मैनेज करता है मेरा ऑफिस, उससे चाबी छीन के ले गए, चाबी छीन के ले गए। फिर मैंने वो पुलिस कंप्लेंट किया कि भैया एक तरीका है भैया, जब विधायक बने थोड़ी नम्रता रखो, थोड़ा सा संयम रखो, सब मिलेगा तुमको। मैं पहले ऑफिस सरेंडर तो करूं, तब तो आपको विधानसभा ऑफिस देगा वापस। तो नहीं, वो मतलब चाबी छीन के ले गए, गुंडागर्दी चल रही है। अच्छा, एक बात आशुतोष आपसे भी, ये जो बात होती है शीश महल की, और ये गाहे बगाहे आ भी जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब चुनाव हारी तो ये बात ये कहा गया कि जो इमेज अरविंद केजरीवाल, या जो हाई मोरल ग्राउंड लेकर के अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगा। ये क्या वाकई इसका रियलाइजेशन क्या पार्टी के लेवल पे भी हुआ कि हाँ, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उसने इमेज को, अरविंद केजरीवाल की खासतौर पर इमेज को, उसको बहुत नुकसान पहुंचा? 2 पहलू। जब कैंपेन पे हम लोग भी जाते या कवर करने जाते थे, मैं भी कह रहा हूँ, ये दिल्ली का इलेक्शन एक्चुअली देश के लिए एक आइडियल इलेक्शन है, सिर्फ सरकार के कामकाज। मुझे अभी भी नहीं याद है कि किसी एक आदमी ने केजरीवाल के घर की बात की हो। बीजेपी के कैंपेन का तो बूस्टर डोज था। हमारे मॉडल भी घुमाया हमारे साथ डिबेट में, तो आप समझिए टीवी पर या बीजेपी का कैंपेन, यहाँ पर तो ये प्राइम डोज था। पब्लिक के बीच वो सीधे सिंक नहीं हो रहा था, उनको कोई मतलब नहीं था।
लेकिन गली में अगर कचरा भरा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, वहां पर वो दिक्कत है, उससे इतनी ज्यादा नाराजगी थी कि विधायकों के घर पे तो प्रोटेस्ट की भी कई इलाकों पर हुआ, उनको दिक्कत हो रही थी, उन तक तो मैसेज जा रहे थे। दूसरा, जब मैं आपकी, क्योंकि एक तो देखिए ऐसा चुनाव था बीट रिपोर्टर के नाते कि सारा समय तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने में चला जाता था। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9, दर्जन भर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे। तो आप जो उतने में समय निकाल के जाएं तो जाएं कैसे? इनको भी तो वो भी क्या ओवरडोज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक तरीके से उसकी, वो भी क्या नुकसान की वजह रही, ये भी कहीं होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मत मना कराइए, अब हम लोग क्या करेंगे? रिपोर्टर करेगा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कम से कम खबर तो आप करेंगे ना कि बात। और दूसरा, जब आप एक ऐसे में हैं, दिल्ली की ऐसी व्यवस्था थी कि सरकार आम आदमी पार्टी की है, सिस्टम बीजेपी का है, उस टाइप वाली व्यवस्था हो जाती है यहाँ पे, तो उनका इंटरनल टैली में जरूर सोर्स निकालते रहता था। तो किस इश्यू पर है, कहाँ पर, वहाँ लगातार फीडबैक वो चलता रहता सोर्स में। उनके पास भी सिस्टम में जो 90% सबसे ज़्यादा शिकायत थी वो लोकल गवर्नेंस मॉड्यूल को लेकर के थी, उसी को थी। ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं मिडिल क्लास में एक बस जरूर क्रिएट कर सके, या अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में हो, जो मास वोटर होता है ना। कहने के लिए राजधानी दिल्ली है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर कितने लोग मिलेंगे जिनकी इनकम महीने की या तनख्वाह के रूप में 1 लाख के ऊपर है? वो जो वर्ग है ना, उसको इन चीज़ों से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ा था। अभी भी कह रहा हूँ कि ये सारा इलेक्शन बीजेपी को, और मैं शायद ये मेरे लिए एक लेसन समझ में आया, ये बीजेपी को मौका देने वाला चुनाव था। वरना ये समझिए कि अगर ये खत्म कर देने वाला चुनाव होता तो ये 42 थे, 100 में से 42 लोग या 43 वोटर में से 42-43 तो वोट नहीं डालते, फिर वो 20, 22, 25, 18, 10 की तरह सिमट जाता। अच्छा, ये एक बात जो कह रहे हैं कि ये जो लोकल और ख़ास तौर पर जो सैनिटेशन को लेकर के गंदगी, नालियां भरी हुई, ये जो एमसीडी में आपकी सरकार बनी, ये कहीं ना कहीं आपको विधानसभा में नुकसान किया इसने। ये भी एक एनालिसिस का पहलू है कि एमसीडी में आपकी सरकार का ना, जब तक बीजेपी थी तो आप उस पर कह देते थे कि देखिए कूड़ा का पहाड़ है, ये तो बीजेपी का किया हुआ है, हम कैसे नालियां साफ करवाएं, क्योंकि अब तो बीजेपी वाले करते नहीं हैं। लेकिन जब वो आपके पास डबल इंजन दिल्ली की आ गई, एमसीडी और दिल्ली सरकार, तो आप पर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और लोग वहां पर आपसे ज्यादा उम्मीद करने लगे। देखिए, मैं इस बात से थोड़ा सहमत होऊंगा, क्योंकि कारण क्या रहा है कि जैसे एमसीडी में हम आए, सबकी उम्मीद होगी भाई अब कल सड़कें बन जाएंगी, सारे कूड़े उड़ जाएंगे, नालियां बन जाएंगी, पार्क अच्छे हो जाएंगे, लाइटें लग जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। चूंकि 90% काम जो एक्सपेक्टेड जनता करती है किसी चुने प्रतिनिधि से, वो है म्यूनिसिपल इन नेचर। सारे एमसीडी वाले काम है। अब सड़कें बन रही, मेरे कई सड़कें तो 20-20 साल बाद बनी, जैसे हमारे मेट्रो स्टेशन का सड़क 20 साल बाद बनी, श्री कृष्ण मंदिर के बाहर का सड़क से 20 साल बाद बनी। अब सब सड़कें लगी हुई बनने में। और जो मैं दावे के साथ कहता हूं, जो कमिश्नर एमसीडी अपॉइंट किए गए, मालूम नहीं किस प्रकार से वो काम कर रहे थे। ऐसे ऐसे कमेंट्स डाले हैं, ऐसे कमेंट्स डाले हैं, अश्विनी कुमार के बारे में बात करें, ऐसे कमेंट्स डाले हैं उन्होंने कि काम हो ही नहीं। मुझे किसी ने कहा कि भाई वो तो डेवलपमेंट वाले अधिकारी ही नहीं है, वो अधिकारी हैं विजिलेंस टाइप के। तो ऐसे अधिकारी को जानबूझ के बैठाया गया कि वो काम होने नहीं देंगे आपका। और इस कारण से दिल्ली में, जैसे मेरे क्षेत्र में कई करोड़ों की सड़कें बनने को तैयार थीं और इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने सारे फाइलों रोक दी। अब वो सारे काम होने लगेंगे तुरंत, विधायक निधि फंड के सारे काम है। अब ये क्या है कि हर प्रकार से इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि भाई जनता क्या उम्मीद कर रही है, सारे सड़कें बन जानी चाहिए, सारे कूड़े उड़ जाने चाहिए, सारे पार्क ठीक हो जाने चाहिए। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस था उसके प्रपोर्शन फुलफिलमेंट नहीं हुआ। और इसी कारण से भाजपा ने सुनिश्चित किया कि ये काम ना हो चुनाव से पहले, तो उनके लिए बेहतर होगा जिसमें वो सफल रहे। और इसी कारण से कई जगह नुकसान हुआ आम आदमी पार्टी को। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जनता ने जो मैंडेट दिया है बीजेपी को, उतने पूर्ण मन से नहीं दिया है। किसी जगह पे 470 वोट जीते हैं, किसी जगह से 2000 वोट से जीते हैं, किसी जगह से 1000 वोट से जीते हैं। तो इतने बेईमानियों के बावजूद, इतने एडिशन डिलीशन के बावजूद भी उनको सफलता बहुत भारी नहीं लगी है। संख्या भले 48 की पहुंच गई हो, लेकिन वोट परसेंटेज में कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हमसे आगे वो। और हम सब बिल्कुल डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करते हुए हम देखते रहेंगे भाई क्या करते हैं ये। जनता भी बहुत देखती रहेगी। जनता ये दिल्ली की डिफरेंट है, जो आशुतोष भाई कह रहे थे, राजी उनकी बात से। दिल्ली की जनता बहुत ऑब्जेक्टिव है, रैशनल है, लॉजिकल है और किसी से डरती नहीं है।
और इसलिए ये मतलब आसान काम नहीं होगा बीजेपी के लिए भी कि उस उम्मीदों पे खरा उतर पाए। हम सब देखेंगे। अच्छा, जो आपने बात की कि जो वोट डिफरेंस की कि जीत का, आपने कहा कि कहीं 500 रहा, कहीं 1000 रहा, कहीं 2000 रहा, ये जो वोट डिफरेंस है ये आपकी सीट पर भी, सौरभ भारद्वाज की सीट पर भी, अरविंद केजरीवाल की सीट पर भी, मनीष सिसोदिया की सीट पर भी, जो जीत और हार का वोट डिफरेंस था उससे ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले। आप लोग नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस ने एक तरीके से वोट हासिल किया, मजबूत कई जगहों पर चुनाव लड़ा, वोट उनको महज 6.5% मिला, लेकिन उसमें आपका खेल पूरी तरीके से खराब हो गया। ये आपका एनालिसिस कहता है? देखिए कुणाल जी, मैं तो तब भी देखा जब हम कांग्रेस साथ चुनाव लड़े, एमपी चुनाव साथ लड़े तब भी हारे ठीक है, और साथ नहीं लड़े तब भी हारे। कारण क्या है? कांग्रेस की मुसीबत ये, कांग्रेस ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भी उनका एनिमी नंबर 1 कौन है। मैं जान पा रहा हूं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि रीजनल पार्टियां आगे बढ़े, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना वहाँ हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी यहाँ हो। कांग्रेस अनफॉर्चुनेटली सिंक नहीं कर पा रही कि जी हमारा एनिमी जो है वो बीजेपी है, वो सोच रही हमारा एनिमी आम आदमी पार्टी है। इसीलिए जानबूझ करके इन्होंने दिल्ली के अंदर वोट बैंक, वोट काटने का प्रयत्न किया आम आदमी पार्टी का। लेकिन नेवरदलेस वो जहां थे वहीं रहेंगे। नंबर 3 पे दिल्ली में थे, नंबर 3 पे ही रहेंगे दिल्ली में। मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली को कहना चाहता हूं। ये जो एक बड़ा चैलेंज है आशुतोष, ये चैलेंज बड़ा थोड़ा सा इसलिए भी दिखता है क्योंकि जो परेशानी है वो ये है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं परेशानी कर रही, कई सारी जगहों पर अब जब चुनाव होंगे आने वाले समय में, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ पर भी तैयारी कर रही है। तो ये जो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी का रहना है, इस पर भी एक बात हुई कि क्या इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी। चुनाव प्रचार के बीच में ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। तो ये जो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी का भविष्य है वो किस तरीके से आप देखते हैं? क्या उसमें कुछ तब्दीली होने वाली? एक तस्वीर बस ये समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन कहाँ है। इंडिया गठबंधन कोई प्री पोल अलायंस नहीं है, ना ये कोई पोस्ट पोल अलायंस है। इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए का कोई बिल, कोई मुद्दा आएगा उसके खिलाफ वोट तक सीमित हो गया है। कारण आप उस पर बताता हूँ। बंगाल में टीएमसी ने खुद को अलग कर दिया है, अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस में चलेंगे, कांग्रेस वहाँ अलग लड़ेगी। बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं हुआ, यूपीए भी नहीं रह गया। बिहार में सीपीएम, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ हैं, वो यूपीए अलायंस हो गया। और इसी तरह महाराष्ट्र में अगर आप देख लीजिए तो वहाँ पर शिवसेना, एनसीपी फैक्शन, शिवसेना फैक्शन, कांग्रेस मिला के महाविकास आघाड़ी संगठन हो गया। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो एनसी और कांग्रेस मिला करके हो गया। वहाँ पर जो है यूपीए अलायंस हो गया। वहाँ आम आदमी पार्टी के पास एक सीट है लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं दिया, उसमें शामिल नहीं हो, तो इंडिया ब्लॉक वहाँ नहीं है। इंडिया ब्लॉक की तस्वीर आप किसी एक राज्य में नहीं देख सकते। अब दूसरा सवाल आते हैं, मैंने नेताओं से ये सवाल लेने की कोशिश की, ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड दोनों, यही सबब मिला और तब वो समझा कि एक्चुअली हाँ, इंडिया ब्लॉक का तो कोई शेप है ही नहीं इस तरह का, इसका इलेक्टोरल राजनीति से मतलब नहीं है। यूपी में भी जो अलायंस है वो सपा और कांग्रेस का है, वो उसको पीडीए अलायंस कहते हैं। तो इंडिया अलायंस पार्लियामेंट के बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखता। आपके साथ चुनौती दरअसल उस हार की समीक्षा में ये भी आया कि मैंने जैसे एक कहा था ना कि आपके पास दिल्ली में कोई वोटर नहीं है, ये तो नए एलियंस हैं। इनको 2015 में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों वोटर ने वोट दे दिया। फिर 2019 में बीजेपी का वोटर लौट गया मोदी के पास, लेकिन जैसे 20 का चुनाव आया फिर वही बीजेपी का लौटर आके इनको दे दिया। लेकिन जब ये कांग्रेस के साथ खड़े हो गए इस लोकसभा चुनाव में अलायंस, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वही बीजेपी का वोटर वैचारिक रूप से उसका वोटर है, उसने इस बार अपनी पार्टी के साथ, इसीलिए आपको कहा ना कि 2-3% का ही मार्जिन है, लेकिन वो 52 से गिर के 42-43 पर आया है। तो जो 10% बीजेपी का कोर वोटर था वो इनके पास नहीं आया, उसने अपनी पार्टी का हाथ थामे रखा और बीजेपी को 38 से 42-44 पर 46 पर लेकर के रखा। वो एक बड़ी हार, ये अंदर उनके, अब जाहिर है कि ये चीजें कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे उस पर बात है, लेकिन ये उन्होंने देखा कि जो 10% का ट्रांजिशन विधानसभा में होता था वो नहीं था। तो आप और कांग्रेस तो एक साथ आ ही नहीं सकते, लेकिन दिल्ली में आने का उसका एक बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस कहती रही कि आपने हमें नुकसान पहुंचाया। इंडिया ब्लॉक का गठन ही
2019 के पहले हुआ, 2024 के पहले, 2023 के सितंबर अक्टूबर 2023 की बात है। इसके पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें तो इंडिया गठबंधन था ही नहीं। आप कांग्रेस बीजेपी तो आर्च राइवल थे। 2017 में वो लड़े चुनाव, कोई इंडिया गठबंधन नहीं था। 2017 में लड़े, हाफ हुए। 2022 में फिर जब लड़े तो फिर सीधा साफ ही किया, वहां पर लड़े। गुजरात में जब लड़े 2022 का चुनाव, तब भी इंडिया गठबंधन नहीं था। आप और कांग्रेस का चुनाव अब तक जिन जिन राज्यों में, ये कांग्रेस जरूर कह सकती कि उसको टारगेट करते हैं जहां हम हैं, या सिर्फ बाइंग कि दो बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन इंडिया ब्लॉक तो कहीं है ही नहीं। इंडिया ब्लॉक को कमजोर कैसे किया जा सकता है? 2000 अभी जो हरियाणा का चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव में, तब इंडिया ब्लॉक की स्थिति थी, लेकिन सीटों पर सहमति नहीं बनी। 4 सीटों को लेकर के तक सहमति बनी नहीं। उसमें कांग्रेस के भी नेता उसके लिए जिम्मेदार हैं, आपके भी जिम्मेदार हैं कि नहीं गठबंधन हो पाया। और सही बात है, और उसी गठबंधन के साथ अगर वहां होता तो दिल्ली में भी सीटें देनी पड़ती। आम आदमी पार्टी में ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि अगर यहाँ हरियाणा में मान लीजिए सीटें देते हैं तो फिर दिल्ली में देना पड़ेगा, और उनको लगा कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस का जो के लिए उस तरह का रुझान मिलेगा नहीं मिलेगा। एक अंदर पार्टी का आकलन होता है, ये नेताओं को बाद में भी लगता है, लेकिन फिर लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ जाते क्या वोट मिलता उतना। ऐसा ना होता कि फिर बीजेपी का पूरा जो 55% वोट बैंक जो लोकसभा वो साला वो एक साथ सारा वो वोट एक साथ उनके पास चला जाता। ऐसी स्थिति में पता चलता आप कांग्रेस मिला के 35% या 30% पर निपट जाते। इन संभावनाओं की पूरा विश्लेषण पार्टी में हो रहा था, और अब चूंकि इंडिया ब्लॉक ऐसा नहीं है तो आगे के सारे चुनाव, खासकर वहां जहां आपका एग्जिस्टेंस है, गुजरात, गोवा, पंजाब, यहां चुनाव वो लड़ेंगे। उसके साथ दूसरे राज्यों में जहां बाइपोलर कॉन्टेस्ट है और जहां आप संगठनिक रूप से बढ़ सकते वहां वो चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल कि 2 छोटे मैं सवाल लूंगा। पहला सवाल तो ये कि ये जो विधानसभा चुनाव था, अगर इसमें हम एक मान लें कि काल्पनिक अलायंस होता अगर कांग्रेस से, तो आपको लगता है कि आपकी स्थिति बेहतर होती? आपके जो बड़े नेता हैं कम से कम वो जीत जाते, आप भी जीत जाते, ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि देखिए, कांग्रेस के साथ अलायंस ही बेवकूफ़ी है। जो कांग्रेस कभी चाहेगी ही नहीं कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े। कांग्रेस की अंतरिम इच्छा है, चूंकि उसको लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी का विकास, आम आदमी पार्टी का संरचना जो है वो कांग्रेस वाले वोट बैंक पे हुआ है, उसको ऐसा लगता है। इसलिए वो आज के तारीख में भी बीजेपी को अपना एनिमी नंबर 1 नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी एनिमी नंबर 1 है। और इसीलिए जो दूसरी बात, बड़ी बात क्या है कि मोदी जी तब तक पीएम बने रहेंगे जब तक कि राहुल जी एक पीएम के रूप में उभरते दिखेंगे। इसलिए इस देश की भलाई इसी में होगी। और खास करके मैं सोचता हूँ, मेरा अपना निजी राय है, मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कि मेरी पार्टी अपने बल पे आगे बढ़े, वही हमारी स्ट्रेंथ है। क्योंकि वो किसी के साथ आगे बढ़ने पे हमारा स्ट्रेंथ नहीं बनेगा। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी की जो अपनी शख्सियत है, जो उनका एक अपना पॉलिटिकल दाव है, वो यूनिक है। वो डायल्यूट हो जाता है द मोमेंट यू गेट अलॉन्ग विद कांग्रेस एक्सेट्रा, तो वो डायल्यूट हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी अपने बल पे आगे बढ़े। मेरा अपना निजी राय है ये। लेकिन आप एक और, मैं इसमें जो सप्लीमेंट्री एक आपसे पूछूंगा, जब आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और गठबंधन का हिस्सा थे, गठबंधन के उम्मीदवार थे, उस समय कई बार सारी बातें हुई होंगी। कुछ आपसे भी मैं अपना इनपुट लेना चाहूँगा कि कुछ आप उसका बताएं, उस समय की कुछ कहानियां बताएं, क्योंकि कई सारी कहानियां फ्लोट होती हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने तो बिल्कुल आपको अकेला छोड़ दिया। कुछ उस समय का एनेक्डोट कुछ हमें दें। कुछ मुझे याद है, चूंकि जैसे ही माननीय केजरीवाल साहब ने अनाउंस किया मेरा नाम, मेरी पार्टी ने मेरा नाम अनाउंस किया, वैसे ही तुरंत मैंने, चूंकि वो अजय माकन साहब मेरी सीट से एमपी हुआ करते थे, मैंने तुरंत उनको व्हाट्सएप किया कि जी आपसे मिलना है, अब चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे चुनाव लड़ रही है। तो कोई जवाब नहीं। मतलब पूरे चुनाव के दौरान मैंने हजारों एसएमएस किए होंगे, एक जवाब नहीं। फिर मैं खड़गे साहब जाके मिला, खड़गे साहब मुझे बड़ा मान इज्जत से मिले, और वहां जो अजय माकन साहब का मैंने रूप देखा, मुझे बहुत 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 पछतावा हुआ कि क्यों हम कांग्रेस साथ गए। जब तक अजय माकन साहब हैं, जब तक संदीप दीक्षित जैसे नेता हैं दिल्ली में कांग्रेस के, कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मुझसे लिखवा लीजिए आप। और इन्हीं दोनों नेता के कारण कांग्रेस की ये बदतर हालत हुई दिल्ली के अंदर कि आज भाजपा के बी टीम की तरह लड़ी है वो। और पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ एक ही काम किया, हराने काम किया और कुछ नहीं किया।
कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति आगे बढ़े, और पूरा लोकसभा चुनाव फ्रॉड था कांग्रेस के लिहाज से। कांग्रेस ने उल्टा काम किया, कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे ऐसे काम किए, जबकि राहुल जी ने अनाउंसमेंट कर दी कि जी हम तो सोमनाथ भारती के लिए वोट डालेंगे, लेकिन वो नीचे परकुलेट नहीं हुआ, और हुआ तो पता नहीं किस किस अंदाज में हुआ कि ऊपर कुछ कहें अंदर कुछ करें। तो ये बहुत अच्छा, मेरे नेता ने, केजरीवाल साहब ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को ले जाकर प्रचार तक किया, जबकि एक भी व्यक्ति कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए नहीं उतरा। तो हमारे तरफ से, हमारे नेता की तरफ से 100% कंट्रीब्यूशन था, कांग्रेस की तरफ से 0% कंट्रीब्यूशन था। ये जो आपने एक बड़ी बात कही कि जब आप गए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिलने और वहाँ पर जो आपने अजय माकन का रूप देखा, वो आपके लिए चौंकाने वाला था। क्या था वो रूप, क्या हुआ था? हुआ ये कि देखिए, मैं कह रहा हूं कि भाई जब हमारी पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं तो हमारे सारे एफर्ट्स एक साथ लगने चाहिए। उनको आम आदमी पार्टी से नफरत है, अजय माकन साहब को। ये बात उन्होंने एडमिट किया वहां, कहा कि मैं कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। तो क्या फायदा ऐसे गठबंधन का? इंडिया अलायंस से क्या फायदा है, मुझे बताइए। ये अपने अध्यक्ष के सामने आप गठबंधन का हिस्सा थे, तब अजय माकन ने ये बोला, ये बड़ा आरोप है। उनके सामने कहा ये बात कि कुछ भी हो जाए मैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के का साथ नहीं दूंगा, ये अजय माकन साहब ने कहा। और ये मैं खुला बोल रहा हूं, और मैं बड़ा दुखी हुआ उस दिन। मैंने कहा क्या फायदा ऐसे नेताओं का। और परमात्मा देख रहा है सब कुछ। और ये जो व्यक्ति अभी वहां से लड़े हैं मेरे खिलाफ, मेरे विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी कोचर, वो तो मतलब किस प्रकार का व्यक्ति है। वो कभी भी कांग्रेस के लिए काम ही नहीं किया क्षेत्र में। मतलब हमारा तो छोड़ दो हमारा साथ देने का, वो कांग्रेस का साथ नहीं देता कभी। वो हमेशा भाजपा के उम्मीदवारों का साथ देता है। आई हैव बीन टोल्ड कि वो तो सिर्फ इसे गुलाम है, भी जो पैसा देगा उस साथ चल पड़ते हैं वो। मतलब मेरे एमपी चुनाव में बड़ा कहा कि भाई हमसे तो आके मिले नहीं, हम जाके मिलने गए, हाँ जी हम आपका साथ देंगे। जैसे बाहर निकले वैसे ही जो भाजपा का उम्मीदवार था उसको फ़ोन कर दिया। तो इस प्रकार के लोग भी कांग्रेस के अंदर हैं। मतलब मुझे तो बहुत दुख हुआ कि भैया इसी कारण से मोदी जी बने रहेंगे जब तक कांग्रेस इस रूप में बनी रहेगी। ये आशुतोष, ये बड़ी अचरज वाली भी बात है जो सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं कि अजय माकन ने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ये बात बोली। तो निश्चित तौर पर ये तो बात सोमनाथ जी ने बताई भी होगी अपनी भी पार्टी लीडरशिप को। उसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है जो पार्टी, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा में ही साथ हो, लेकिन साथ तो है ना, वो एक गठबंधन का हिस्सा तो है, कई जगहों पर मंच भी शेयर किया जाता है। तो ऐसी क्या है जहां पर ये बात हो गई कि नफरत वाली बात आ गई, तो वहां पर फिर क्यों नहीं पार्टी एक कॉल ले रही? दरअसल जब ये गठबंधन बनना शुरू हुआ था खाका, तब ये भूमिका लिखी गई थी, और ये था कि एक समय पर शायद लोग अपने मनमुटाव और भेदभाव या मन का भेद खत्म करके शायद एक साथ काम कर सके, क्योंकि राजनीति में कोई परमानेंट एनिमी या दोस्त तो होता नहीं है। और वो स्थिति जब थी तब लगा, मुझे लगता है कि इस समय शायद इंडिया ब्लॉक को सबसे ज़्यादा कमी अगर खल रही है तो वह सीताराम येचुरी की। मैं जब गया था परसों उनके दफ्तर में, कल ही गया था, वहाँ उनकी तस्वीर लगे, मुझे लगा कि शायद बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल जाती अगर ये जीवित होते। क्योंकि मैं ये भी कहूँगा, मेरे सबसे बड़े सोर्स भी वही थे इंडिया ब्लॉक में, और वो नेता थे, मुझे पता था कि वो कब कहाँ किससे क्या बात कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें और ख़राब होती उनके जीते जी जो उन्होंने सही करके रखी थी। और दूसरा ये देखिए, आप और कांग्रेस के बारे में समझिए कि ये आर्च राइवल हैं और ये ऐसे दुश्मन हैं जो एक साथ कभी नहीं रह सकते। तो जब ये खाका बना, केजरीवाल जेल गए, तो देखिए सोनिया गांधी उनके मंच पर आई थी, रामलीला मैदान की रैली में आई थी। यही केजरीवाल जेल से छूटने के बाद जो पहली रैली की वो उन्होंने कन्हैया के लिए की थी। कन्हैया उम्मीदवार थे नॉर्थ ईस्ट से, और वही कन्हैया इसी चुनाव में अरविंद केजरीवाल को क्या क्या कह रहे थे। तो ये तो राजनीति का एक पथ है। यहाँ पर देखिए, कहते हैं ना, एक वैचारिक राजनीति। मैं ये भी मानता हूँ भारत नहीं दुनिया भर की राजनीति में जो विस्तार शुरू हुआ वो दर्शन से था। पहले दर्शन आया मार्क्स और इनके साथ, फिर विचारधारा आने लगी, विचारधारा के बाद फिर एजेंडा आया। तो विचार नहीं होता राजनीति में, एजेंडा होता, किसके एजेंडे पर जनता सहमत होती है। तो आपका जो एजेंडा या आप उसे विचार जो भी कह लें, वो कांग्रेस से मेल नहीं खाती है। और कमोवेश वोटर बेस भी आप देखें तो वही बताया, विधानसभा में अलग वही वोटर बेस है, लोकसभा में जाके छिटक जाता है। तो जब ये कांग्रेस के साथ जाएंगे तो फिर तो कांग्रेस के भी अस्तित्व को चोट लगेगी
होगी और आपके भी अस्तित्व को चोट लगेगी, क्योंकि वोटर साथ नहीं देगा। कोई ये नहीं है कि एंटी बीजेपी वोटर ही सारा आपको देगा, हो सकता है वो कांग्रेस को भी रिटेन करे। हरियाणा में आपकी जमानत जब्त हो गई। और दूसरा, कांग्रेस क्यों चुनाव न लड़े, क्यों आपके लिए वो सीधे बैठे हो? कोई एनजीओ, मुझे सुप्रिया श्रीनाथ का बयान याद आता है और मैं उस पर 1000 गुना सहमत हूं। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो एनजीओ नहीं है, उसका काम है चुनाव लड़ना और वो हक से लड़ेगी। और उन्होंने चुनाव लड़ा, अगर उसके चलते आप हारे तो आपको समीक्षा करने की जरूरत है, आत्ममंथन, कि क्यों आप उनके उम्मीदवारों से ज्यादा मजबूत नहीं हुए। अगर कुछ वोट ले गए, पहले कांग्रेस वोट नहीं ले गई है? 2015 में वोट नहीं मिला, 100 में से 4 वोटर ने कांग्रेस को वोट दिया है। दूसरे राज्यों में आप ये जरूर उम्मीद खुल जाती है कि आप जो भी पॉलिटिक ऑप्टिक में कहें, वोट कटुआ कह दें, कुछ भी कह दें, दूसरे राज्यों में जाएंगे तो जनता उसी को, जैसे आप कह रहे हैं एंटी बीजेपी वोट, आपको बताऊं एक बड़ी दिलचस्प बात, आम आदमी पार्टी खेमा चाहती थी कि कांग्रेस 8 से 9% तक जाए, बेहतर करे। वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस 10 से बेहतर करे, वो भी ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस 5 से नीचे रहे। उनको ये लगा कि जो इनके इंटरनल सर्वे में जो असेसमेंट है कि इनका एक एंटी आम आदमी पार्टी जो वोट है वो जा रहा है बीजेपी के पास एक मुश्त। वो चाहते थे कांग्रेस 5% से ऊपर करे, तो जो भी उसका गेन होगा वो एंटी आप वोट ही होगा, जैसे स्टैंडर्ड होता बीजेपी करती है। तो वही जो इन्होंने जो कैलकुलेशन किया लगभग वही हुआ, 6.5% अगर वोट आया है तो क्या ये बीजेपी का वोट गया है कांग्रेस को, ऐसा भी है? नहीं, बीजेपी का वोटर उसके साथ रहा है। आपको उम्मीद थी कि ये 50, मैंने कहा ना कि उनकी जो टैली थी कि हम 50-52 तो जाएंगे ही, तो जो एंटी वोट होगा वो कांग्रेस और बीजेपी में डिवाइड हो जाएगा और वो सारा मार्जिन ले जाएंगे। लेकिन यहां उल्टा हुआ कि आप 50 पार कर ही नहीं पाए, 43 पर रह गई। बीजेपी का वोट 38 से विधानसभा के मुताबिक बढ़े तो 6-8% बढ़ा और कांग्रेस ने थोड़ा गेन किया। उनकी कैलकुलेशन थी कि अगर हम 50 पार करते हैं तो कांग्रेस जो है थोड़ा टैली बढ़ा ले और एंटी वोट डिवाइड हो जाए। हुआ क्या नुकसान कि बीजेपी का वोटर उसके साथ एकमुश्त रहा, कांग्रेस ने भी अपना बढ़ाया और इन्हीं का 10-12% घट गया। तो ये भी चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स हो। अब जब आगे चलेंगे, सीधी सी बात है, सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, चंडीगढ़ में मेयर बन गया बीजेपी का, डिप्टी मेयर दोनों बन गए कांग्रेस के। वो इनके हाथ में बड़ा मुद्दा बन गया है। ये देखिए कांग्रेस में तो यहाँ सेटिंग कर ली, अब वो लेके हरियाणा में अनुराग ढांडा, मुझे लग रहा है शायद उनको एक सक्रिय रोल मिलने वाला है, वो वहाँ खड़े हो जाएंगे कि पूरा हरियाणा चुनाव एक मान के चल रहे थे कांग्रेस जीत रही है, अचानक कैसे हार गए, वो लेके जाएंगे। देखिए इन्होंने ही चुनाव जो है सरेंडर कर दिया। तो कांग्रेस की परीक्षा वहां होगी कि जिन राज्यों में आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, हरियाणा जैसे राज्य में आप झेल जाएंगे जहां इतनी तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी, चेहरे बदले गए, सब कुछ हुआ, फिर भी आप चुनाव नहीं जीत पाए। फिर चंडीगढ़ में जो एपिसोड हुआ है कि मेयर कांग्रेस का, डिप्टी मेयर बीजेपी का हो गया, जबकि इंडिया अलायंस था वहां पर। इन सब के बाद अब कोई रह नहीं जाता कि इंडिया ब्लॉक जैसा कुछ है, कहीं यूपीए होगा, कहीं पीडीए होगा, कहीं एमजीवी होगा, और सुविधाजनक राजनीति में वो लड़ेंगे। संदीप दीक्षित, अजय माकन का आप समझिए, शीला दीक्षित को आपने हराया था, उनके खिलाफ कैंपेन किया, तो एक टीस तो रहती है। अजय माकन को आपने आर्यभट्ट और पता नहीं क्या क्या कह दिया। अजय माकन की तो राजनीति ही दिल्ली की थी। आपने किसी के राजनीतिक चोट पहुंचेगी तो जल्दी चीजें नहीं भूलती हैं, और पर्सनल अटैक भी उन पर किए हैं आपने। तो उन 2 नेताओं को अगर आप छोड़े तो उनकी अपनी पर्सनैलिटीज भी है। लेकिन गठबंधन के तौर पर क्या राहुल गांधी के खिलाफ आपने चीजें नहीं की? जब आपने वो पोस्टर निकाला था नेताओं का, तो क्या राहुल गांधी का पोस्टर नहीं निकाला था? ये बात सही है, वो रिएक्शन था, क्योंकि उसके पहले आप अजय माकन ने देशद्रोही तक किया और बीच में थोड़ा डिसॉल्व करने की कोशिश की गई, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन आप समझिए, आप पॉलिटिक्स में आए हैं तो ये गठबंधन सिर्फ सुविधा के लिए होता है। बीजेपी ने उन दलों के साथ भी समझौता किया है जिनके साथ वैचारिक मतभेद रहे हैं। तो ये होता है, अगर कहीं लगेगा किसी राज्य में आप फिर इतनी मजबूत हो, मुझे जैसे गुजरात लगता है, ये मेरा स्पेकुलेशन, पार्टी सूत्र भी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये मेरा पता नहीं क्यों ऐसा स्पेकुलेशन लगता है कि जब 2027 में नवंबर दिसंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे, यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा, क्योंकि तब माकन दीक्षित का रोल नहीं होगा, तब राहुल गांधी, खड़गे, अरविंद केजरीवाल का रोल होगा और गुजरात के नेताओं का रोल होगा। वहां गुजरात की जो आप और कांग्रेस की लीडरशिप, उनके बीच जूतम पैजार की लड़ाई नहीं है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि आशुतोष बता रहे हैं। एक बात सोमनाथ जी, ये भी तो है ना कि जब 2012 में आपकी पार्टी बनी या 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ, तो आपके जो सबसे ज्यादा निशाने पे थे उस समय जो सरकार थी, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो मनमोहन सिंह की, या दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही हो, 2012 के बाद 2013 में पूरा चुनाव तो आपने यही लड़ा कि आपने ऑटो पे शीला दीक्षित की तस्वीर लगाई, एक तरफ अरविंद केजरीवाल का लगाया, एक के नीचे ईमानदार लिखा, एक के तरफ बेईमान लिखा। तो ये जो पर्सनल अटैक है ये आपकी तरफ से भी हुआ है, तो इसमें आपको क्या ऐतराज आज होना चाहिए? क्योंकि वही तो नेता है ना कांग्रेस के जो 2012-13 में थे, वही 2024-25 में भी।
देखिए, एतराज तो कुछ भी नहीं है। एतराज ये इतना ही है कि भाई कहो कुछ और करो कुछ। जो कहते हो और अगर करते हो, अगर दोनों में सिंक हो तो बात ठीक है। कल मैं देख रहा था किसी चैनल में दुष्यंत गौतम साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। दुष्यंत गौतम बीजेपी के हैं। दुष्यंत गौतम हाँ बीजेपी के हैं। वो कुछ कह रहे थे तो उसमें साफ साफ ये दिखा कि जी वो मेरे ख्याल चुनाव हारे हैं अभी वो। करोल बाग से वो चुनाव लड़े थे, विशेष रवि से चुनाव हारे हैं। तो जब भी कांग्रेस की आलोचना करो तो उनको टीस पहुंचती थी, मैं देख रहा था। तो मुश्किल ये हो रहा है कांग्रेस के लिए कि भाई कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। अगर वो साफ साफ ये बता दे तो इलेक्टोरेट के लिए भी आसान हो जाए। कांग्रेस खड़ी है भाजपा के साथ, ये सबने देखा दिल्ली के चुनाव में। तो अगर ये कह दी होती तो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, जिन्होंने ये जान के वोट किया था कि भाई कांग्रेस को हम वोट दे रहे हैं, तो ये दिल्ली जनता के लिए आसान होता। लेकिन यही तो आरोप आपके ऊपर लगता है जब आप हरियाणा चुनाव लड़ते हैं, आप जब गुजरात चुनाव लड़ते हैं, आप जब गोवा चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में तो क्या क्या हुआ, मेरी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया था कि भाई 5 सीट दे दो, 2 सीट, जो चल रही थी बातें। मेरी पार्टी और मेरे नेता तो बड़े खुल्लम खुल्ला हैं कि भाई हम भाजपा को नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस में ये बात खुल्लम खुल्ला नहीं है। कांग्रेस कहीं डोलम डोल में है। मतलब हरियाणा चुनाव तो ऐसा रहा कि भाई किसी को उम्मीद ही नहीं थी, जहां बिल्कुल हरियाणा बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। दिल्ली में भी, जैसा कि आशुतोष भाई ने कहा, कि दिल्ली में भी भाजपा को इतनी उम्मीद नहीं थी जो संख्या उनकी आ गई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना टटोले और फैसला करे भी कहां खड़ा होना चाहती है, तब जाकर के। नहीं तो ये झूठा अलायंस बनाना, झूठे वादे करना, जनता गुमराह करके रखना, ये उनके साथ धोखा है, जो कि अपने लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण भी है कि किस तरीके से गठबंधन है या फिर गठबंधन नहीं है, इसका जो कंफ्यूजन रहा, शायद इसका भी खामियाजा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक मेरे पास बड़ा इंटरेस्ट में इसको ले रहा हूं बड़े लेवल पे। एक ऑफिस मेमोरेंडम मेरे हाथ लगा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया है, जो कि टेम्पररी अटैचमेंट ऑफ ईसीआई ऑफिसर्स एट स्टेट सीईओ ऑफिसेज ये है। ईसीआई, ये जो मैंने दिखाया बड़े एक्सपर्ट्स को, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा इलीगल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सुपरवाइजरी रोल है। दे कैन नॉट हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन द चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। बट ये नोटिफिकेशन के माध्यम से इसमें क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं ईसीआई क्या कर रहा है कि जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर दिल्ली है उसके ऑफिस को कंट्रोल कर रहा है। ये टेम्पररली फॉर द इलेक्शन कुछ ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं और वही ऑफिसर्स ईसीआई के पूरा कंट्रोल कर रहे हैं सीईओ ऑफिस को, और वही इलेक्ट्रोल लिस्ट तैयार कर रहे हैं, वही ईवीएम मशीन तैयार कर रहे हैं, वही उसका डिप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं, सब कुछ। और ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, दिस डिक्लेयर्स कि भाजपा डायरेक्ट कंट्रोल रख रही है हर स्टेट इलेक्शन के ऊपर, एंड दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग द स्टेट इलेक्शन ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री। चलिए, ये तो बहस है और ये बहस चलती रहेगी, क्योंकि कई सारी चीजें, कई सारे तथ्य कोशिश किया गया, जो उन्होंने सोमनाथ भारती जी ने कहा कि ये तथ्य हैं और इन तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है इनकी तरफ से कि जो चुनाव है वो पूरी प्रक्रिया उतनी शुद्ध नहीं रही, उतनी पारदर्शी नहीं रही, उस तरीके की नहीं रही जिस तरीके की होनी चाहिए। अब इस पर आगे आम आदमी पार्टी को भी ये पूरा कॉल लेना है कि किस तरीके से वो चुनाव आयोग के पास जाएं या फिर अदालतों का रुख करें। ये आगे आने वाले दिनों में इनकी तरफ से पूरी पार्टी की रणनीति होगी। लेकिन साथ ही साथ आज खुलकर कई सारे विषयों पर हमारे साथ आशुतोष ने भी बात की और साथ ही साथ सोमनाथ भारती जी ने भी बात की, और उन बातों पर कई आने वाले कई दिनों में चर्चा भी होती रहेगी कि क्या वाकई ये तमाम चीज़ें इस तरीके के से थीं। और यही वजह है कि हम आपके साथ ऐसे नेताओं को जोड़ते हैं जो आपको कई सारी ऐसी बातें बताते हैं जो हम सामान्य तौर पर देख नहीं पाते। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोमनाथ जी आपका शुक्रिया, आशुतोष आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।